हेलो फ्रेंड्स, मैं अभय प्रताप सिंह समृद्धि आइस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो सीरीज़ में हम MPPSC यानी कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के जो प्रारंभिक परीक्षा होती है उसमें जो यूनिट नंबर 10 है उसे कवर कर रहे हैं। ये इस सीरीज़ का दूसरे नंबर का वीडियो है। इससे पहले एक वीडियो आया था, उसमें हमने जो केंद्र का निर्वाचन आयोग था, जो सेंटर पूरे देश का निर्वाचन आयोग था, उसको कवर किया था। इसमें हम मध्य प्रदेश के संदर्भ में निर्वाचन आयोग या फिर निर्वाचन सदर को कवर करने जा रहे हैं। इसकी जो PDF है और समस्त वीडियो जितने भी हमारे आते हैं या फिर जितने भी इम्पोर्टेंट एग्जाम से इम्पोर्टेंट रिलेटेड जो PDF होती हैं, टेस्ट सीरीज़ हो, यूनिट वाइज नोट्स हो या फिर कुछ भी हो, वो सभी हम अपने टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर करते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम को डाउनलोड ज्वाइन कर सकते हैं और उन PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरह जो प्रीवियस वीडियो हैं उसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवा दूँगा, वहाँ से आप प्रीवियस वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आपके अपने लेक्चर को, जो कि है हमारा मध्य प्रदेश निर्वाचन सदन या फिर मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग। मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग को समझने से पहले आपको यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत है। जिस तरह पूरे देश के लिए यहाँ पर एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, यानी भारत का निर्वाचन आयोग है, उसी तरह मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग या फिर मध्य प्रदेश निर्वाचन सदन की स्थापना की गई है। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, जो पूरे देश के लिए इलेक्शन करवाते हैं, इसके अंतर्गत मुख्यतः किन किन इलेक्शन को कंडक्ट करवाया जाता है। इसके अंतर्गत आप देखेंगे तो सबसे पहले जो इलेक्शन है वो कौन कौन से हैं? संसद। यहाँ पर संसद लिखने का मतलब ये है क्योंकि संसद जो है भारत की पार्लियामेंट है, वो 3 पार्ट से मिलकर बनती है। ये 3 पार्ट कौन से हैं? पहला है आपका प्रेसिडेंट, दूसरा फिर आपका है लोकसभा और तीसरा है आपका राज्यसभा। ये तीनों लोग मिलकर संसद का निर्माण करते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है संसद के निम्नलिखित में से कौन सा पार्ट नहीं है, तो ये तीनों पार्ट होंगे संसद के। चौथा जो ऑप्शन होगा वो पार्ट नहीं होगा। जैसे कि हो सकता है आपसे उपराष्ट्रपति पूछते, तो उपराष्ट्रपति संसद का भाग नहीं होता है। संसद के भाग केवल 3 होते हैं, प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा। तो इन तीनों के इलेक्शन किसके द्वारा किए जाते हैं? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा कंडक्ट करवाए जाते हैं। प्लस 22 प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति के लिए भी जो इलेक्शन होते हैं वो भी किसके द्वारा कंडक्ट करवाए जाते हैं? वो भी कंडक्ट करवाए जाते हैं आपके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा ही। तो 4 इलेक्शन यहाँ पे हो जाएंगे। फिर उसके बाद बात आती है स्टेट्स की। आप अभी देखेंगे जो हमारे यहाँ पर स्टेट्स हैं और जो यूटीज़ हैं, उनमें से जिन यूनियन टेरिटरीज संघ शासित क्षेत्र हैं, उनमें आप देखेंगे जितने भी जहाँ विधानसभा है उनकी विधानसभाएं, उनके इलेक्शन। तो स्टेट में जैसे कि सेंट्रल में एक संसद है आपकी, ऐसे ही स्टेट में आपके यहाँ पर एक विधानमंडल होता है। विधानमंडल संसद के जैसे 2 भाग होते हैं, संसद के जैसे 2 मुख्य भाग होते हैं, कौन से? लोकसभा और राज्यसभा। इसी तरह जो स्टेट में विधानमंडल होता है उसके भी 2 भाग होते हैं। एक तो होता है आपका विधानसभा, दूसरा होता है आपका विधान परिषद। ये 2 इसके भाग होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। ये स्टेट के साथ संबंधित होते हैं। लेकिन जब आप देखेंगे यहाँ पर विधानसभा आपको सारे स्टेट से मिल जाएगी, जहाँ जहाँ स्टेट्स होंगे वहाँ आपको विधानसभा मिल जाएगी। लेकिन विधान परिषद हर स्टेट में नहीं होती है। वर्तमान में के संदर्भ में अगर हम देखें तो यहाँ पर केवल 6 स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर विधानसभा का स्थापना की गई है। अब ये 6 स्टेट कौन कौन से हैं? 6 स्टेट हैं आपके आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, फिर कर्नाटका, उसके बाद महाराष्ट्र, बिहार और यूपी। ये अभी जो वर्तमान में जो अभी करंट की बात करेंगे हम 2022 की फरवरी की, तो यहाँ पर अभी केवल 6 स्टेट्स में विधान परिषद आपके यहाँ स्थापित है। और विधानसभा आपके यहाँ अधिकतर स्टेट में लगभग सभी स्टेट्स में मिल जाएगी आपको। तो जितने भी आपके यहाँ विधान परिषद और विधान सभा के इलेक्शन होते हैं, साथ में जो 4 इलेक्शन हमने देखे थे, 3 तो आपके जो संसद थे, प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा प्लस 22 प्रेसिडेंट। ये जो इलेक्शन है ये किसके द्वारा कंडक्ट करवाए जाते हैं? ये करवाए जाते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। अब बात आती है जो स्टेट्स की। स्टेट्स में जब आप देखेंगे 74 इनके द्वारा जब पंचायत और नगर निगमों का गठन किया गया स्टेट्स में, तो इनके लिए एक अलग से बॉडी को गठित करने की जरूरत पड़ी, क्योंकि ये अपने आप में काफ़ी बड़ा एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े किए थे और इनके जो इलेक्शन थे उनको कंडक्ट करवाने के लिए एक अलग से स्वतंत्र संस्था की जरूरत पड़ी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन इतना कार्य नहीं कर सकता था जो देश का था। इसीलिए हर स्टेट में एक
जो निर्वाचन आयोग या फिर निर्वाचन सदन है उसकी स्थापना की गई थी। तो जब मध्य प्रदेश निर्वाचन सदन की हम बात करेंगे तो उसकी जो स्थापना है वो कैसी संस्था है, जैसे कि आपने देखा होगा, जब हमने पिछला वीडियो देखा था उसे आप जब देखेंगे तो उसमें आप पाएंगे जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, भारत का जो निर्वाचन जो आयोग है, वो एक तरह की संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक संस्थाएं वो होती हैं जिनका उल्लेख कहीं ना कहीं संविधान के किसी न किसी अनुच्छेद या फिर किसी न किसी भाग के अंतर्गत किया जाता है। उन संस्थाओं को हम संवैधानिक संस्था कहते हैं। इसी तरह जब आप देखेंगे तो जो राज्य निर्वाचन आयोग है, इसका जो उल्लेख है ये कहाँ पर है, संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत इसका उल्लेख किया गया है। इसमें कहा गया है मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग के गठन की बात की गई है। फिर बात आती है कि मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग की जो निर्वाचन आयोग फिर निर्वाचन सदन है, इसकी स्थापना कब की गई। तो सबसे पहले इसके लिए जो अधिसूचना जारी की गई थी, अधिसूचना जारी की गई थी आपकी 1 फरवरी 1994 को। 1 फरवरी 1994 को लिए इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा एक अधिसूचना जारी की जा सकती है, जारी की गई थी। कई बुक्स में आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग की जो स्थापना है वो 1 फरवरी 1994 को ही है, लेकिन इस दिन स्थापना नहीं हुई है, इस दिन केवल अधिसूचना जारी की गई थी। अब जब इसकी स्थापना हुई है वो हुई है आपकी 15 फरवरी 1994 को। तो ये वो डेट है जिस दिन मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी। कब? 15 फरवरी 1994 को इसकी स्थापना की गई थी। किसकी? मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग की। इसी दिन यानी कि 15 फरवरी 1994 को ही इसको अपने पहले निर्वाचन आयुक्त के रूप में NV लोहानी जी ने अपना कारोबार यहाँ पर संभाला था। तो आपसे एग्जाम में अगर पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, सामान्य प्रशासन के द्वारा पहली बार कब अधिसूचना जारी की गई थी राज्य निर्वाचन आयोग के लिए, तो अधिसूचना जारी हुई थी 1 फरवरी 1994 को। इसका जब गठन हुआ वो हुआ था 15 फरवरी 1994 को। और मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन के पहले आयुक्त कौन नियुक्त हुए थे? ये हुए थे NV लोहानी जी। इनका जो कार्यकाल था, इनका कार्यकाल 1994 से लेकर 2000 तक था, जिसे हम आगे जाके भी देखेंगे। अब यहाँ पर बात आती है मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय आयोग है। जैसे कि हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को देखा था, जो भारत का निर्वाचन आयोग था उसे देखा था, वो जब उसकी स्थापना की गई थी तो वो एक सदस्यीय था। लेकिन समय के परिवर्तन के साथ वर्तमान में उसे अगर आप देखेंगे तो 3 सदस्यीय है, जिसमें एक मुख्य आयुक्त होते हैं, 2 अन्य आयुक्त होते हैं। ये केवल कहने के लिए अलग अलग होते हैं, लेकिन इनकी जो सेवा शर्तें होती हैं, जो कार्य होते हैं, वो सभी समान होते हैं। तो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो 3 सदस्यीय संस्था है, और जो मध्य प्रदेश का निर्वाचन आयोग वो 1 सदस्यीय है। ऐसा नहीं है कि इसी व्यक्ति को सारे काम करने पड़ते हैं, इसकी सहायता के लिए और भी लोगों की नियुक्ति की जाती है। अब इस पद पर कौन नियुक्त होता है? इस पद पर वरिष्ठ जो IAS ऑफिसर होते हैं, सीनियर मोस्ट जो IAS ऑफिसर होते हैं, उनकी यहाँ पर अपॉइंटमेंट की जाती है। इसी के साथ में जब आप आगे देखेंगे तो आगे आप यहाँ पर पाएंगे कि मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के कार्य क्या हैं। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, पिछले वीडियो में पाया था जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया था उसके कार्य क्या क्या थे। इलेक्शन कमीशन के कार्य थे जैसे कि मतदाता सूची तैयार करना, जो क्षेत्र हैं उन्हें अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज में कन्वर्ट करना, जिससे बराबर मतदाता हर कॉन्स्टिट्यूंसी में पहुँचे, और फिर जो चुनाव चिन्ह है उन्हें जारी करना, आचार संहिता लागू करना, कोड ऑफ कंडक्ट लागू करना, जिसे हिंदी में आचार संहिता बोलते हैं। उसी तरह जो इलेक्शन है उसके लिए पूरा प्लानिंग करना और पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना। इसी तरह जो पूरे देश के संदर्भ में इलेक्शन कमीशन के कार्य हैं, वही मध्य प्रदेश में नगर पालिका और पंचायत के लिए राज्य निर्वाचन आयोग के कार्य हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या कार्य है? जो नियंत्रण होते हैं जो इलेक्शन पर, वो किसके होते हैं? ये जो पंचायत, जो त्रिस्तरीय पंचायत के जो इलेक्शन है, इसके कंट्रोल करना किसके हाथ में है? ये है आपके निर्वाचन आयोग के। फिर मतदाता सूची तैयार करना, ये इसका दूसरा काम है। फिर इसका अगला जो है मतदाता सूची में लोगों के नाम जोड़ना और उसमें से नाम हटाना, ये इसके काम है। जागरूकता के लिए विज्ञापन देना, और जो फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं उनसे आग्रह करना कि वो लोग आगे आके लोगों को प्रोत्साहित करें, ज़्यादा से ज़्यादा वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें। ये जितने जागरूकता प्रोग्राम किए जाते हैं, ये किसके द्वारा किए जाते हैं? ये इलेक्शन कमीशन के द्वारा किए जाते हैं, हर स्टेट में अपने अपने इलेक्शन कमीशन के द्वारा। फिर इसके बाद बात आती है जो पूरा आचार, जो डेट आती है इलेक्शन की, उन्हें लागू करना, पोलिंग बूथ की व्यवस्था करना, कर्मचारियों की व्यवस्था करना, ये सारे कार्य जो हैं वो किसके हैं? वो मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग के अंतर्गत मध्य प्रदेश के संदर्भ में यहाँ पर करने पड़ते हैं।
अब जो मध्य प्रदेश का जो निर्वाचन आयोग है वो मुख्यतः 3 अधिनियमों को ध्यान में रखकर कार्य करता है। अब जो आयोग है वो स्थानीय निकायों के जो निर्वाचन है वो 3 अधिनियमों को ध्यान में रखता है। एक दिन 3 अधिनियम कौन कौन से हैं? पहला अधिनियम आपका है मध्य प्रदेश स्थानीय प्राधिकरण निर्वाचन अपराध अधिनियम 1964, मध्य प्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985, मध्य प्रदेश संपत्ति विरूपण अधिनियम 1994। ये तीनों अधिनियम आप याद कर सकते हैं। बाई चांस किसी एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए कि मध्य प्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम कब लागू हुआ था 1985 में, या सीधा सीधा आपसे पूछ लिया जाए मध्य प्रदेश का जो निर्वाचन आयोग है वो किन किन अधिनियमों को ध्यान में रख के इलेक्शन कंडक्ट करवाता है, तो उसमें से कोई ऑप्शन आपको दे दे, जैसे कि कोई और ऑप्शन दे दिया गया 2000 सन है तो उसमें से ये गलत हो जाएगा, ये तीनों आपके सही हो जाएंगे। तो एक नज़र आपको इन पर रखनी चाहिए। तो इसकी बात हमने की यहाँ पर कि जो उसके कार्य हैं उनके बारे में। अब जो आयोग की संरचना है तो वो किस तरह से इसकी संरचना निर्मित की गई उसके बारे में यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के प्रमुख राज्य निर्वाचन जो आयुक्त होते हैं यह सामान्यतः भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी होते हैं। IAS के वरिष्ठ अधिकारी जिसकी हमने पीछे बात की थी वो होते हैं। फिर निर्वाचन आयोग के सहयोग के लिए अब यहाँ पर बात की गई, क्योंकि जो निर्वाचन आयोग है ना वो एक सदस्यीय है। अब एक व्यक्ति इतने सारे काम नहीं कर सकता, तो इसकी सहायता के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा से ही वरिष्ठतम IAS में से ही इसकी सहायता के लिए सचिव के रूप में लोगों को यहाँ पर ऐड किया जाता है जो इसकी हेल्प करते हैं। अनुच्छेद 243 के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग के राज्यपाल द्वारा नियुक्त एक राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है। जो राज्य निर्वाचन आयुक्त है इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? इसकी नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा। और जब ये अपने पद से पदमुक्त होना चाहता है समय कार्यकाल से पहले, तो ये अपना इस्तीफा किसे देता है? वो भी इसे राज्यपाल के सम्मुख समर्पित करना पड़ता है। तो यहाँ पर बात की गई है इसके जो कार्य हैं उनके बारे में। फिर हम बात करेंगे इसका जो निर्वाचन आयुक्त का जो कार्यकाल है उसके बारे में। इसका जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष यहाँ पर दिया गया है, 6 वर्ष और प्लस यहाँ पर 62 नहीं होगा, यहाँ पर 65 वर्ष होगा। 6 ईयर्स और 65 ईयर्स। अब 6 ईयर्स और 65 ईयर्स का मतलब क्या है? 60 ईयर और 65 ईयर्स का मतलब ये है कि कोई व्यक्ति जो निर्वाचन आयुक्त के रूप में अपॉइंट हुआ है या तो वह पहले 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर ले या फिर उसकी 65 वर्ष हो जाए। दोनों में से जो भी पहले होगा उसके अनुसार वो अपने पद से पदमुक्त हो जाएगा। अब तो ये बात की हमने इनके कार्यकाल के दौरान कि या तो 6 वर्ष पहले हो जाए या फिर 65 वर्ष की इनकी आयु पूरी हो जाए तो ये अपने पद से हट जाएंगे। लेकिन अगर जब आप देखेंगे कि इन्हें अगर इनके पद से सरकार को हटाना हो, ये यहाँ पे रहते हुए भ्रष्टाचार कर रहे हैं या फिर अपने कार्य को करने में सक्षम नहीं है, तो इन्हें अगर सरकार के द्वारा इन्हें हटाया जाना है तो उन्हें कैसे हटाया जाएगा? तो इन्हें उसी रीति और उसी प्रावधान के तहत हटाया जाएगा जिस रीति और जिस प्रावधान के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के को हटाया जाता है। ये यहाँ पर मेंशन किया गया है। फिर उसके बाद बात आती है राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तों में। एक बार किसी व्यक्ति की राज्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर नियुक्ति हो जाती है तो उसके पद से संबंधित कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अब अलाभकारी परिवर्तन से संबंधित क्या होता है यहाँ पर आप देखेंगे। अलाभकारी परिवर्तन का मतलब होता है अगर कोई व्यक्ति निर्वाचन आयुक्त के तौर पर अपॉइंट हुआ है तो उसका कार्यकाल अगर इस आज के डेट में जैसे मेरी नियुक्ति राज्य निर्वाचन आयुक्त के तौर पर हुई, आज डेट कितनी है? आज आप मान लीजिए जैसे कि 1 जनवरी 2022 है। तो जब तक मेरा कार्यकाल पूरा नहीं हो जाता तब तक अगर मेरी सैलरी 1 लाख रुपए होगी तो 1 लाख रुपए से वो कम नहीं हो सकती, इसे बढ़ाया जा सकता है। लाभकारी परिवर्तन हो सकते हैं लेकिन अलाभकारी परिवर्तन नहीं हो सकते। इसी तरह अगर मेरा कार्यकाल 6 वर्ष और 65 वर्ष निश्चित कर दिया गया है तो इसमें गवर्नमेंट ना ही तो इसे 5 वर्ष कर सकती है ना ही इसमें 62 वर्ष कर सकती है। जब तक मेरा कार्यकाल चल रहा है तब तक कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाता। ये स्वतंत्रता दी गई है जो कर्मचारी होते हैं उनको कार्य करने के लिए। इसी तरह जब आप देखेंगे जो इनका जो वेतन होता है, जो इनकी सैलरी होती है, इनकी सैलरी मुख्यतः राज्य की जो संचित निधि होती है उस पर भारित रहती है। अब यहाँ पर बात आती है नगरीय निकाय की। अब इसके अंतर्गत हमने पहले बात की थी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया था
वो किसके लिए इलेक्शन करवा रहा था? वो विधानसभा और संसद के लिए इलेक्शन करवाता था। जो स्टेट का जो इलेक्शन कमीशन है ये मुख्यतः किसके लिए करवाता है? नगरीय निकाय और नगर पंचायती निकाय के लिए। तो अब हम इसे सेपरेट करके बात करेंगे कि नगरीय निकाय से संबंधित इसके क्या क्या प्रावधान है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो भाग 9 का है 9 का ये वाला जो इसका भाग है, इसके तहत नगर पालिका या फिर नगरीय निकाय को शामिल किया गया है। अब इसमें आप देखें अनुच्छेद 243R से लेकर अनुच्छेद 243N तक नगर पालिका से संबंधित है। एग्जाम में सीधे सीधे आपसे पूछा जा सकता है संविधान के कौन कौन से अनुच्छेद नगर पालिका से संबंधित, तो ये यहाँ पर 243R से लेकर 243N तक। फिर यहाँ पर बात आती है अनुच्छेद 243ZA नगर पालिका के निर्वाचन संबंधित, इसका संपूर्ण दायित्व राज्य निर्वाचन आयोग के पास होगा। ठीक, फिर लास्ट में जो अनुच्छेद आता है वो है आपका अनुच्छेद 243ZG के तहत चुनावी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक लगाई गई है। रोक लगाने का उल्लेख यहाँ पर किया गया है। ये तो थे आपके नगरीय निकाय से संबंधित। अब बात आती है पंचायती निकाय। तो जब पंचायती निकाय की बात करेंगे हम यहाँ पर, तो यहाँ पे हम देखें संविधान के भाग 9 में पंचायतों का उल्लेख किया गया है। इसके तहत अनुच्छेद 243A से अनुच्छेद 243O के प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं। तो यहाँ पर इसकी बात की गई है। अनुच्छेद भाग आपका कौन सा भाग है? आपका 9, और बात की गई है अनुच्छेद 243A से लेकर 243O तक, ये आपके पंचायत है। और फिर 243R से लेकर 243N तक आपके नगर पालिका से संबंधित हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे जो पंचायत है, पंचायतों के चुनाव का जो वर्णन है ये आपके अनुच्छेद 243K में किया गया है। इसी के साथ में जो चुनावी मामलों के जो हस्तक्षेप हैं इसकी रोक को कहाँ किया गया? ये 243O के तहत किया गया है। अब तक जो निर्वाचन आयुक्त अपॉइंट किए गए हैं वो कौन कौन हैं? इसमें आप देखें सबसे पहले जो निर्वाचन आयुक्त अपॉइंट किए गए थे ये थे NV लोहानी जी। NV लोहानी जी की नियुक्ति उसी दिन कर दी गई थी जिस दिन मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था, यानी कि 15 फरवरी 1994 को। इनका कार्यकाल चलता है 16 फरवरी 2000 तक। फिर इसके बाद आते हैं श्री गोपाल शरण शुक्ल। इनका कार्यकाल था 16/2 से 2000 से लेकर 14/8/2006 तक। फिर आते हैं आदित्य विजय सिंह। इनका कार्यकाल था 14/8/2006 से लेकर 10/12/2010 तक। अजीत रायजादा जी चौथे नंबर के निर्वाचन आयुक्त थे। इनका कार्यकाल था 10/12/2010 से लेकर 30/9/2013 तक। फिर 5वें नंबर पर थे श्री R परशुराम जी। इनका कार्यकाल था 1/10/2013 से लेकर 31/12/2018 तक। लास्ट में आते हैं श्री बसंत प्रताप सिंह जी। इनका कार्यकाल था 1/1/2019 से, जो कि वर्तमान में अभी भी ये कार्यरत हैं। इनका कार्यकाल अभी भी चल रहा है। तो अभी तक कुल कितने निर्वाचन आयुक्त अपॉइंटमेंट हुए हैं? ये हुए हैं टोटल 6। पहले थे आपके NV लोहानी जी 15/2/1994 से लेके 16 फरवरी 2000 तक। और अभी करंट में कौन है? ये बसंत प्रताप सिंह जी। इनका कार्यकाल शुरू हुआ था 1 जनवरी 2019 से, जो अभी इनका चल रहा है। इस बिल्डिंग को जब आप देखें, ये मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग की जो मुख्य बिल्डिंग है ये कहाँ पर स्थित है? ये भोपाल में स्थित है। अगले जो इससे जो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम इसका बात करेंगे कि इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है। इसका जो निर्वाचन आयोग का जो मुख्यालय है ये आपको निर्वाचन भवन 58 अरेरा हिल्स भोपाल में स्थापित मिलेगा। इसी के साथ में निर्वाचन भवन का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया था? निर्वाचन भवन का शिलान्यास किया गया था आपका 12 जनवरी 1995 को तत्कालीन राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा जी के द्वारा। इसी के 2 साल बाद इसका उद्घाटन किया गया। वो डेट थी 1 नवंबर 1997 को। आप जानते होंगे कि 1 नवंबर को प्रतिवर्ष मध्य प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जाता है। कब से? 1956 से, जब से मध्य प्रदेश का गठन हुआ था 1 नवंबर को, तब से हर वर्ष 1 नवंबर को ही मध्य प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 1 नवंबर 1997 को मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के दिन निर्वाचन भवन का उद्घाटन किया गया। तो इसका जो उद्घाटन किया गया था किसके हाथों किया गया था? वो किया गया तत्कालीन राज्यपाल मोहम्मद शफी कुरैशी जी के द्वारा। अब जो निर्वाचन आयोग है उसकी जो टैगलाइन है वो टैगलाइन है हर वोट कीमती, हर निकाय महत्वपूर्ण। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उनके बारे में हमने यहाँ पर चर्चा की।
अब जो निर्वाचन जो पिछली हमने बात की थी कि जो वोटर आईडी लागू करना, लिस्ट बनाना, ये सब किसके कार्य थे? निर्वाचन आयोग के कार्य थे। जिला कलेक्टर जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में कार्य करता है। एक तो आपका पूरे स्टेट के लिए कर्मचारी होगा, और फिर जो डिस्ट्रिक्ट हैं आपके यहाँ पर, उन डिस्ट्रिक्ट में जो निर्वाचन अधिकारी होता है वो उसके रूप में जो जिला का कलेक्टर होता है, जो डीएम होता है, वो जिला निर्वाचन अधिकारी के तौर पर काम करता है। ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे उसके बारे में हम चर्चा की। अब इसमें हम देखेंगे कि इनकी जो नियुक्ति थी वो राज्यपाल के द्वारा, वो हम सब देख चुके हैं। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के प्रथम जो सचिव थे, प्रथम सचिव कौन थे? ये के प्रकाश चंद्र जी। और मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग की जो प्रथम महिला सचिव थी ये कौन थी? ये विजया श्रीवास्तव जी थी। और वर्तमान में जो सचिव हैं जो निर्वाचन आयोग के, वो कौन है? वो दुर्ग विजय सिंह जी हैं। तो ये जो फैक्ट थे ये किससे संबंधित थे? ये निर्वाचन आयोग से संबंधित थे। इसके जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं उनके साथ में हम जल्दी आपसे मिलेंगे, और जल्दी मिलेंगे आपसे अगले टॉपिक के साथ, जिससे जल्दी से जल्दी हम इस यूनिट नंबर 10 को खत्म कर सकें और उसके रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकें। तो ये आज का हमारा वीडियो था। इसकी लिंक जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम पर से मिल जाएगी, जैसे कि लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवा दूंगा। वहाँ से आप जाके हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, और जितनी भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ है उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल आपको पीडीएफ मिल जाएंगी। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहें समृद्धि आइज के साथ। थैंक यू। जय हिंद।